नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज स्कूल लेक्चरर जीके की ये 37वीं क्लास है और 37वीं क्लास में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है अभी तक और विद्यार्थियों के पास में बेहतरीन नोट्स प्राप्त हो रहे हैं, ये बात निश्चित रूप से। देखो, यूट्यूब पर क्लास लेने में और ऐप पर लेने में एक बहुत ज्यादा अंतर ये देखने को मिलता है कि यूट्यूब पर जब क्लास लेने कोई शिक्षक आता है तो उसे पता है कि इस क्लास को देखने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो हमें जो है हर क्लास के लिए बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। अच्छा, ऐप पर क्या होता है कि गिने चुने विद्यार्थियों जिन्होंने लिया है तो वो लिमिटेड ही देखेंगे, तो वो एक तरीके से वो ऑफलाइन क्लासरूम वाला ही होता है कि भाई हाँ ये ही है, तो वो वहां पे होता है। यूट्यूब पर क्लास देनी मतलब हमारे लिए, हर शिक्षक के लिए, चाहे जो भी पढ़ा रहे हैं इस पे, कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती रहती है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग प्रोत्साहन दे सकते हैं, और प्रोत्साहन कैसे देना है वो आपको सबको पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही है प्रोत्साहन। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है, टेलीग्राम पे बताई थी, जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए उनको बता दूं, नरेंद्र सिंह जी जो क्लास ले रहे हैं इंग्लिश की, उन्होंने ही बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश की ग्रामर की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तैयार कर दी है और इसमें से आज लॉन्च करके इसमें से 6 टेस्ट पब्लिक कर दिए। बाकी हर रोज एक दो टेस्ट पब्लिक होते रहेंगे। मेन बात क्या है, टेलीग्राम पर देखना आप, इन्होंने व्याख्या मतलब उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए की है जिनके इंग्लिश बहुत मतलब पहली बार पढ़ते हैं, तो उन्होंने मतलब कहां पे क्या कमी रह जाती है उस तरीके से इसमें व्याख्या भी की है। और पहले 3 दिन के लिए ये सिर्फ 51 रुपए और जीएसटी तो जुड़े गई, इसमें उपलब्ध हो जाएगी, यानी लगभग 60 रुपए में आपको पड़ जाएगी। 1 साल आज से वैलिडिटी है, यानी 30 जून 2024 तक ये आपके जुड़ेगी। खास बात और ये भी है कि इसमें 2010 से लगाकर 2023 तक के जितने भी प्रश्न कहीं बने हैं एग्जाम में, उन सबको सम्मिलित किया गया है और उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न शामिल किए गए, यानी कि एक चैप्टर जैसे उठाया तो वो पूरा ही अभ्यास हो जाए। बाकी आप सब जानते हो जेजीडी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो 3 दिन तो ऑफर के अंदर यही प्राइस रहनी है, लेकिन इंग्लिश की टेस्ट सीरीज इतने कम में उपलब्ध करवाना आप सभी जानते हैं बहुत चुनौती का काम है। तो 3 दिन तक आपको ये फायदा मिलेगा, 1 साल जुड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन के बाद में हम इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाएंगे। तो जिनको ज्वाइन करनी है, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के अंदर भी आती है, जहां जहां भी आती है, एलडीसी में, कांस्टेबल में, पटवारी में, जहां जहां भी आती है, सबके लिए ये एक कॉमन ग्रामर की टेस्ट सीरीज काफी है। बस इसके अलावा आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, इसमें सारा ही चीज कवर हो जाएगी। तो जो है देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपन क्लास पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रजामंडल। प्रजामंडल की एक क्लास जो पहले आई थी, यदि उसे नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लेना। देखो चीजें क्या है साथियों, प्रजामंडल में से आप लोगों को यह समझना होता है कि सिलेक्शन बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, स्मार्ट तरीके से उन चीजों को पढ़ने से होता है जो एग्जामिनर पूछता है। प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे यदि आप किसी एक प्रजामंडल को उठा के पीएचडी करना चाहो तो भी की जा सकती है। कि प्रजामंडल क्या है, उस टाइम पीरियड के दौरान वहां पे जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जितने भी आंदोलन हुए, वो प्रजामंडल के अंतर्गत है। अब मान लीजिए कि ये इतने समय तक लंबा चला है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन तक ये कई गतिविधियां चली है जब से गठन हुआ तब से। तो समझिए आप 15 से 20 साल के टाइम पीरियड में जितनी गतिविधियां हुई, तो एक प्रजामंडल के ऊपर पूरी जिंदगी पीएचडी करने में लगा दी जाए तो भी पूरा नहीं होता। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या कहता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है, ये कैसे पता चलता है, अनुभव से, कि पुराने प्रश्नों का पैटर्न देखे उससे। सबसे ज्यादा जो चीज प्रजामंडल में से पूछी जाती है, 70% यहां तक पूछा जाता है कि कौन सा प्रजामंडल कब बना। ठीक है, दूसरी चीज पूछते हैं कि इसका संस्थापक या अध्यक्ष कौन था, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। तीसरी चीज पूछी जाती है कोई व्यक्ति का नाम लेकर कि इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है। चौथी चीज पूछी जाती है कि इसके अंदर कोई गतिविधि हुई है, मान लीजिए कोई राज्य लोक परिषद का गठन हुआ है, या कोई ऐसी जैसे कृष्णा दिवस है, बीरबल सिंह हत्याकांड है, वो ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो लास्ट में मतलब 10-15% चांसेस रहते हैं पूछने के। तो सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कि कौन से प्रजामंडल का संस्थापक कौन था और सन क्या था। तो ये पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सारा का सारा पूरा ट्रिक से याद करवाया। जिसे डायरेक्ट याद हो जाता है उसे तो लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो फिर कुशागर बुद्धि, आपको डायरेक्ट याद होता है। जिन्हें नहीं होता वो ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अब क्या ट्रिक याद नहीं रहती या याद नहीं आएगी, देखो ये सारी समस्याओं का समाधान तो आज दिन तक न किसी को मिला न मिलेगा। यदि ऐसे करोगे तो फिर ऐसे कमी निकलेगी, ऐसे करोगे तो ऐसे। तो अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार निर्णय ले लेना। मैंने अपनी तरफ से बता दिया है, ट्रिक याद नहीं होती तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं होता तो ट्रिक करो, बस। ठीक है नहीं। तो आज अपन पढ़ने जाएंगे कुछ प्रजामंडल जिनके अंदर महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। हालांकि आरबीएससी वाला जो अपना जो बैच चल रहा है शाम को शुक्र शनि रवि, उसके अंदर भी अभी प्रजामंडल ही पढ़ाया है कल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कई विद्यार्थी वो नहीं देखते तो कई विद्यार्थी ये नहीं देखते,
तो सभी जगह सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है। मेन जो प्रजामंडल जहां से सवाल बनते हैं, नंबर 1 मारवाड़, नंबर 2 मेवाड़, नंबर 3 जयपुर, नंबर 4 बीकानेर। ठीक है, ये मुख्य है 4 जिसके अंदर से ज्यादातर सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनते हैं, क्लास अपनी उसी पे आधारित है। ठीक है ना, तो स्किप करनी नहीं है, पूरी देखनी है। और स्किप करी तो बाद में सवाल बढ़िया तो थारी थे जानो पचे। मैं मेरो मतलब पूरा ही कर रही हूं कि हाँ सवाल अटू बने ओ बने, लेकिन बाद भी थे स्किप कर दियो तो बजाय जयराम जी की। मारवाड़ प्रजामंडल, जहां जहां मारवाड़ का नाम आए, तो मैंने कल आरबीएससी की क्लास में भी एक चीज बताई थी कि जहां जहां मारवाड़ का नाम आ जाए, यानी कि आपको क्या समझना है, मारवाड़ यानी कि जोधपुर। ठीक है, मारवाड़ का नाम आए यानी कि जोधपुर है। ठीक, पाली मारवाड़ कहते हैं इसे। वैसे पाली सिरोही वाला क्षेत्र आ जाता है, ये गोडवाड़ के अंदर आता है। ठीक है ना, मैं जिस क्षेत्र में मारवाड़ी हूं वैसे, लेकिन मारवाड़ का ही आप उप विभाजन कह सकते हो गोडवाड़, तो यहाँ पे भाषा भी गोडवाड़ ही चलती है। ठीक है ना, चलिए इसकी स्थापना वर्ष आपको जब वहां पे ट्रिक से करवाई तब भी बताया था कि 1934 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है ना, 1934। यदि राज्य का पहला प्रजामंडल पूछते हैं तो 1931 जयपुर प्रजामंडल है। राजधानी से ही जय बोलानी है सबसे पहले। ठीक है, तो यहां पे 1934 ध्यान रखना है। और संस्थापक कौन थे, जय नारायण व्यास। संस्थापक मतलब जय नारायण व्यास की ये मुख्य भूमिका रही है। ठीक है, और जय नारायण व्यास को हम किस नाम से जानते हो, जय नारायण व्यास को हम जानते हैं शेर ए राजस्थान। क्या कहते हैं, शेर ए राजस्थान। और क्या कहते हैं, धुन के धनी, धुन के धनी। और क्या कह देते हैं, लक्कड़ व कक्कड़। ये सारे नाम जयनारायण व्यास के। और जयनारायण व्यास मतलब यहाँ के पूरे राजस्थान के शेर थे, मारवाड़ के तो थे, पूरे राजस्थान के। और आप सभी जानते हो कि बाद में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब इसमें से क्या है कि जहां भी प्रजामंडल पढ़ते हैं ना, तो जो मेन मुख्य भूमिका में रहेगा, यानी प्रजामंडल क्या थे, शासकों का अंग्रेज समर्थन जो नीतियां थी उसका विरोध करते थे। तो यहाँ पे ये जो नेता होंगे वो क्या करेंगे, जनता को एकत्रित करेंगे, जनता को बताएंगे कि ये शासक गलत कर रहा है, ये ऐसे हैं, इसके ऐसे विरोध होगी। तो दिखती बात है कि राजा ने ए आदमी भावे कौन। ठीक है, राजा की हमारी जनता नहीं मतलब भड़का रही है, इन बार काट हो रहे तको देर बारे काट। तो यहाँ पे हर शासक ने यही किया कि जहां जहां जिस जिस क्रांतिकारी ने इस अलग को जगाया उनको देश निकाला दिया, निष्कासित किया। तो यहाँ जयनारायण व्यास के साथ भी होता है, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा के साथ भी होता है, इनको जो है यहां से देश निकाला दे दिया जाता था। देखो अध्यक्ष इसके जो बनाए थे, ये तो थे संस्थापक, अध्यक्ष बनाया था भंवरलाल सर्राफ को। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखना 1934, दूसरा जयनारायण व्यास संस्थापक थे, तीसरा भंवरलाल सर्राफ को अध्यक्ष बनाया गया। चौथी चीज की आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। देखो यहां लिखा है मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ लोक परिषद लिखा है। और यहां पे एक पढ़ेंगे अपन मारवाड़ राज्य लोक परिषद। ठीक है ना, दोनों अलग है। मारवाड़ लोक परिषद पूछे तो आपको ध्यान रखना है रणछोड़ दास गट्टानी। ठीक है ना, और यहां पे ये मारवाड़ राज्य लोक परिषद पूछेंगे तो जयनारायण व्यास आएगा। और इसका सन मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका सन है 1929। जब 1927 में पहली क्लास में पढ़ाया था, जब 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ और जयनारायण व्यास ने उसके अंदर भाग लिया, तब उन्हें लगा कि इसकी प्रांतीय शाखा के रूप में हमें भी मारवाड़ में ये खोलनी चाहिए। तब उन्होंने 1929 के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन किया। आप पुराने पेपर उठा के देखो, प्रश्न जो है इसी तरीके से बनते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारा पढ़े, खूब सारा। आपको स्मार्ट वे आना चाहिए कि कहां से पूछते हैं और कहां पे अपन को सही करने हैं। तो ये चीजें जो पूछी जाती है वही मैं पढ़ाता हूं। हाँ, मैं एग्जाम के लेवल को जरूर लेकर चलता हूं। ये जीके की क्लास है, ठीक है ना, स्कूल लेक्चरर के जीके की क्लास है, जीके का लेवल लेकर चलता हूं। स्कूल लेक्चरर के जैसे हिस्ट्री की क्लास होती तो हिस्ट्री में निश्चित रूप से इससे डबल मैटर पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो सब्जेक्ट की है। तो हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। यहाँ पे फिर एक ये मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये भी प्रश्न बहुत बार बना है और इसके अंदर आपको याद रखना है, यदि सीधा ही सन पूछा जाता है तो 1918 है, लेकिन इसका बाद में पुनर्गठन हुआ और पुनर्गठन जब हुआ है वो सन है इसका 1923। ठीक है, इसलिए आप लोगों के कंफ्यूजन होता है ज्यादा जगह कि 1918 है या 1923 है। सर हमने कहीं तो 1918 दे रहे हैं, कहीं 1923 दे रहे हैं, लेकिन किसी ने क्लियर नहीं किया इस चीज को।
कि ये 1918 में क्यों है, 1923 में क्यों है। अब जयपुर प्रजामंडल मान लीजिए कोई किताब देते 1936-37, तो जो फ्रेशर्स है वो यही समझेगा 1936-37 सही है, लेकिन कोई और किताब पढ़ेगा वहां देखेगा 1931। अब बकरी डिब्बे में अब कोई हम जाने वाला ही नहीं कि 1931 क्यों है, 1936-37 क्यों है, 1918 क्यों, 1923 क्यों है। तो इसीलिए जो है शिक्षक जो मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं उनका रोल फिर यहाँ पे आता है, जो फ्रेशर्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो चीजें समझ में नहीं आती। भाई पुराना सचिन तेंदुलकर बांध सब ध्यान है कि कवर ड्राइव क्या खेली जाए, पुल क्या करना, हुक क्या करना, सब ध्यान है, ठीक है। लेकिन जो फ्रेशर्स है बांध ध्यान रखाना पड़ेगा, भाई ये आपकी मतलब फुटवर्क ये रहना चाहिए, ये ऐसे है, तब जाकर वो पारंगत होते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज है, ये गठन है, ये पुनर्गठन है। पुनर्गठन किस अवस्था में होगा, जब गठन किया था वो एक्टिव नहीं रहे, ठीक है, वो निष्क्रिय हो गए, तो फिर पुनर्गठन किया जाता है। आई बात पल्ले बड़ी, ठीक है। मारवाड़ यूथ लीग, ठीक है, मारवाड़ यूथ लीग के लिए आप ध्यान रखेंगे 10 मई 1931 में इसका गठन किया गया। ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। यहां पे एक कृष्णा बाई करके एक विधवा महिला थी, युवा विधवा महिला थी, तो उनका क्या हो गया कि राजा के जो कृपा पात्र कोई लोग थे उन्होंने कर लिया अपहरण कर लिया, और कोई अता पता ही नहीं। इनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि हमारे जो है घर की एक सदस्य गायब है और पता नहीं चल रहा है, किसी ने अपहरण किया, ये है, कोई सुनवाई नहीं। फिर वो प्रजामंडल के पास आते हैं, प्रजामंडल के जरिए इसकी मांग उठाई जाती है। जब कोई सुनवाई नहीं होती तो 1936 में कृष्णा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आंखें खोलने के लिए, ठीक है। तो 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। प्रश्न क्या बना था पता है, कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से, ऐसे ही बनते हैं। आप सोचो कि बहुत ज्यादा नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा पाताल में गोते लगाने काम नहीं आता। आप लोगों भले ही कुशल तैराक होंगे, लेकिन ध्यान रखना हमेशा डूबते भी कुशल तैराक ही है। तो ऊपर की चीजें हमेशा पहले याद किया करो। ऊपर की चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है तो गोता लगाओगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। वो गोता लगाने का समय भी तब आएगा जब ऊपर की चीजें बहुत अच्छे से याद है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखो तोल आंदोलन, तो यहां पे ध्यान रखना ये चांदमल सुराणा द्वारा चलाया गया। ये मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है ना, ये भी चांदमल सुराणा ही है। आनंदमल वगैरह इनके साथी थे, चांदमल सुराणा। इतना जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद में आप जैसे प्रैक्टिस करते हो जीजीडी के, इसे अपने टेस्ट सीरीज के अंदर भी आपको दे रखा है, तो वहां पे और अच्छे से आप लोगों के ये चीजें याद हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा कि कितना याद हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अब चलते हैं अपन जयपुर, जोधपुर के बाद में जयपुर। जब करंट अफेयर्स पढ़ते तो मैंने विद्यार्थियों को एक चीज क्या रखा है कि जहां पे भी कोई स्थापना है या कोई प्रदर्शनी है या ऐसा पूछे ना, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको उत्तर करना ही है, तो जयपुर या जोधपुर में से ऑप्शन दे रखा हो वहां पे चांस ले सकते हो। क्योंकि मेन जो है मुख्यमंत्री जी की नजर या तो राजधानी पे रहेगी या फिर वो जहां से वहां रहेगी। तो आपने भी अब जोधपुर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं जयपुर। जयपुर के बारे में दो चीजें तो याद रखनी है, इसका गठन भी हुआ और पुनर्गठन भी हुआ। तो इसका गठन होता है 1931 जो कर्पूर चंद पाटनी द्वारा है, ठीक है। जमनालाल बजाज, बाद में जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसका पुनर्गठन हुआ है। देखो आप कहीं पढ़ोगे 1936 पुनर्गठन के मामले में और कहीं पढ़ोगे 1937। आखिर ये चीज क्या है, तो 1936 में तो गठन हुआ है और 1937 में कार्य प्रारंभ। तो कहीं 1937 भी लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं है। आप लोगों को प्रश्न की भाषा और अपनी समझ के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर उत्तर को सही करना होता है, ठीक है। नहीं यानी कि रट्टो मार नहीं जाना है, समझनी चीज के क्यों है। 1936 दे रखा है, किसी पुस्तक ने दिया है तो क्यों दिया है, 1937 दिया है तो क्यों दिया है। कोई अल्लाह आश्रय कोई भी पुस्तक में है ना टप्पो नहीं मारी दे के लिख दान, कोई 1936 और 37 ही क्यों लिखे, 1956 क्यों नहीं लिख दिया। तो वहां पे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। यदि आप इस परिपक्व अवस्था में आप आते हो तब आप जाकर सिलेक्शन को पाते हो। निध बदे किन कोई चैनल आते जो है कमेंट आ रहा धमीड़ा लेना पड़े, अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी बहुत जरूरी है, और ठोकर जिस चीज के लगी है निश्चित रूप से उनको समझ आ चुकी होगी। तो अब आने वाले समय में फिर से गलती को दोहराना नहीं है, ठीक है ना। पहला अधिवेशन जो हुआ है इसका 1938 के अंदर हुआ है।
पहला अधिवेशन 1938 जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ही होता है। और यहाँ पे एक और चीज, अच्छा ये बताना मैं भूल गया कि चिरंजी लाल मिश्र जो है इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया, और ये भी प्रश्न बनने लायक है, ठीक है ना। एक चीज और यहां से ध्यान रखनी कि हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे थे, और 1940 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। हीरालाल शास्त्री ने 1940 में, पल्ले प्रतीक्षा नमो नमः इनकी इनसे रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखना। फिर वनस्थली विद्यापीठ जो है वो भी इनसे रिलेटेड ही रही है, हीरालाल शास्त्री जी से, और मुख्यमंत्री रहे ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल यूं सूट वूट में जो ऑफिशियल आदमी, ठीक है। आज की तारीख में जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष, ठीक है। और सज्जन पुरुष यानी कि कोई जिसको बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया जाए। तो याद देखो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आने अपा कह सका जेंटलमैन। अपा जाना कौन कहे? जो बूसेटी बारे रखे, ठीक है। अपन कौन जेंटलमैन कहे? कोई नहीं कहे। तो जेंटलमैन बाण कह सके। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुआ। कैसे? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच कैसे? तो देखो ये हुआ है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। अब मिर्जा इस्माइल जो थे उस समय जो शासक थे मान सिंह जी, उनके प्रधानमंत्री थे, जयपुर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और ये जो है बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन यहां पे प्रजामंडल की तरफ से इन्होंने समझौता किया। यहां ये समझौता हुआ है 1942 के अंदर, ठीक है। और ये कौन सा टाइम पीरियड है 1942 वाला? ये है भारत छोड़ो आंदोलन वाला टाइम पीरियड। इसी समय कौन सा आंदोलन हुआ था केंद्र में? भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, ये कभी ऐसे बिंदी लगा देते हैं या शॉर्ट में लिख देते हैं ना, तो इसे आंदोलन पूरा पढ़ना। थे यूं नहीं के थे भी आंदो लिखियो तो आंदो ही पढ़ोगे, भारत छोड़ो आंदो, भारत छोड़ो आंदो, या नहीं करना है, ठीक है। नहीं, थोड़ी मतलब सद्बुद्धि काम में लियो के कई जना करे। हकीकत वो कहना भी यूं पड़े कि कई जना करे भारत छोड़ो आंदो, भारत छोड़ो आंदो। कोई पूछ ले के क्या पढ़ रही हो तू? क्या के जीजीडी वाला सर लिखाया। अरे करम ठोक, आंदो कौन है? आंदोलन है, पूरा पढ़ना। और बोर्ड में स्पेस कम है, आंदो लिखना पड़े, ठीक है। लेकिन अपन आंदो नहीं पढ़ना, अपन आंखें खोलने पढ़ना, ठीक है। नहीं, फिर देखो क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने अपना ही समझौतावादी नीति। समझौतावादी नीति क्या है? अब इसमें क्या क्या शर्तें थी? शर्तें ऐसी थी कि शासक जो है वो किसी भी क्रांतिकारी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। क्रांतिकारी भारत से इस राज्य में आ रहे तो आएंगे, अंग्रेजों को जो है प्रॉपर तरीके से सहायता नहीं देंगे, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे ये भी इन्होंने स्वीकार किया, हीरालाल शास्त्री जी ने, कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहीं पे इनके अंदर फूट पड़ गई। ये मिर्जा इस्माइल की कूटनीति थी। ये जानते थे कि इसमें दो विचारधारा वाले लोग हैं। हमेशा हर जगह दो विचारधारा वाले लोग होते हैं, हमेशा दो पक्ष वाले लोग होते हैं, ठीक है ना, हर जगह। तो यहां पे भी दो विचारधारा वाले लोग थे, जिनमें से एक थे बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने इनका विरोध किया, ठीक है। किसने किया? हालांकि विरोध सही किया था, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या, समझौतावादी नीति, इनकी कूटनीति काम आ गई मिर्जा इस्माइल की। तो यहाँ पे इन्होंने विरोध किया, और इसी समय इन्होंने एक अलग संगठन बना दिया बाबा हरिश्चंद्र ने, जिसका नाम था आजाद मोर्चा। और ये इसका भी जो है 1942 में ही गठन होता है। और यह आजाद मोर्चा वाले, इनके लिए आप क्या ध्यान रखोगे, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। यदि प्रश्न बनाने वाला एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बनाए ना, हालांकि आज तक बना नहीं, लेकिन कोई एग्जामिनर देख रहा हो या उनके कोई, तो ध्यान देना, ऐसा प्रश्न बन सकता है यहां से कि राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया भी और नहीं भी लिया, कौन सा है? तो भाग लिया भी, यानी कि यहीं से टूटकर बना अलग से आजाद मोर्चा, इन्होंने भाग लिया। और हीरालाल शास्त्री जी के संगठन में जो अलग जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था, उसके तहत इन्होंने भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न, लैंग्वेज मतलब अच्छी बन सकती है, ठीक है ना, ध्यान देने लायक चीज है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसमें इनके साथ में और भी लोग थे, बाबा हरिश्चंद्र ने यहाँ पे नेतृत्व किया, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ कि 1945 में ये सारी चीजें हुई। फिर
1945 में आजाद मोर्चा का पुणे विलय हो गया, ठीक है ना। कहां हुआ? जयपुर प्रजामंडल के अंदर। ये मत कह देना कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर। एग्रीमेंट सिर्फ एक समझौता है। समझौता हुआ किससे? जयपुर प्रजामंडल से हुआ। जयपुर प्रजामंडल की तरफ से कौन गए समझौता करने? हीरालाल शास्त्री गए थे। ये चीजें इस तरीके से, ठीक है ना। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता के बाद में ये पुणे वापस मिल गए किसके अंदर? अपने जयपुर प्रजामंडल के अंदर। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महिला का नाम बता रहा हूं, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। महिला का नाम है दुर्गावती शर्मा। इन्होंने क्या किया? महिलाओं का नेतृत्व। पूछेंगे क्या? दुर्गावती शर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से? ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल। देखो, मारवाड़ कहे तो जोधपुर, मेवाड़ कहे तो उदयपुर। उदयपुर और उसके आसपास वाला क्षेत्र जिसे प्राचीन काल में शिवी, कीवी, प्रागवाट, मेदवार ये सारे नाम से जाना जाता था, जिसमें बापा रावल से लगाकर अपन पढ़ते हैं भोपाल सिंह तक तो सारे लोगों ने शासन किया। और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश, और जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसा राजवंश जहां से महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा जैसे सूरवीर आते हैं, और जिनके नाम लेने से ही हमारे जो है रगों में खून बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। यह है मेवाड़। मेवाड़ मतलब क्या है, ठीक है ना। चलिए इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की। स्थापना 1938, UKABHT बताया था। उदयपुर प्रजामंडल कह दो चाहे मेवाड़ कह दो, एक ही है। जब प्रजामंडल का नाम आया तो आपके दिमाग में सीधी दो चीजें आनी चाहिए, एक तो माणिक्यलाल वर्मा और एक बलवंत सिंह मेहता, ठीक है। तो संस्थापक इसकी जो स्पेशल डेट याद रखनी, क्योंकि आरबीएससी 7वीं की किताब में भी डेट दे रखी है 24 अप्रैल 1938, तो यहां डेट याद रखनी है। संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। मेवाड़ का गांधी भी इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी वैसे आप लोगों ने पढ़ा, भोगीलाल पंड्या को भी पढ़ते हो, कई जगह अलग अलग पुस्तकें अलग लिख देती है, लेकिन इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। अध्यक्ष इनके थे बलवंत सिंह मेहता। इनके घर का नाम था साहित्य कुटीर। साहित्य कुटीर। इस साहित्य कुटीर में ही मेवाड़ प्रजामंडल की नींव डली। मेवाड़ प्रजामंडल की नींव डली है। पहला अधिवेशन होता है 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में, और यह हुआ कहां पूछे तो ध्यान रखना, शाहपुरा हवेली के अंदर। शाहपुरा हवेली कहां है? उदयपुर में। वैसे शाहपुरा नाम देखोगे तो शाहपुरा आपको भीलवाड़ा याद आएगा, या फिर कोई राजधानी से है तो उनको जयपुर याद आएगा, लेकिन ये शाहपुरा हवेली कहां है? ये आपके उदयपुर के अंदर है, यहां पे हुआ। अब निश्चित रूप से कल आरबीएससी की क्लास में ये चीजें नहीं बताई थी, क्योंकि वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग थी, उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको अच्छा और नया देखने को मिलता है। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। नारायणी देवी वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया और रमेश चंद्र व्यास आदि का संबंध इनसे रहा है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री लगातार कार्यकाल वाले कोई रहे हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया रहे, आप सभी जानते हो, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि इनके उपाध्यक्ष जो थे वो भूरेलाल बया थे इस प्रजामंडल के, ठीक है। इन भूरेलाल बया को जो है गिरफ्तार करके बाद में सराड़ा जेल में डाल दिया था। कहां डाला था? सराड़ा किला, जो एक जेल थी जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। मेवाड़ का काला पानी। पहले जो है इन किलों को ही जेल बनाया जाता था। जैसे माणिक्यलाल वर्मा है ना, इन्हें कुंभलगढ़ जेल में डाला था। जोधपुर वालों को ज्यादातर सिवाना जेल में डाल देते थे, कुंभलगढ़ जेल में। अब क्योंकि किले की दीवारें बहुत मजबूत होती थी तो उनको जो है कि अपने जेल के रूप में काम में लेते थे। अब नॉर्मल जैसे नॉर्मल दीवारें होती थी, क्रांतिकारी मिलना जो था मुक्का मार तोड़ दे, ठीक है ना, इसलिए इनको किले की दीवारों में डाला जाता था। जो ज्यादातर किले जेल के रूप में काम में लिए जाते थे, ठीक है। तो यहां से ये ध्यान रखना है आपको। सराड़ा वाला बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखो वैसे बना तो नहीं है लेकिन बन सकता है कि इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। भूरेलाल भैया को इसमें डाला गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन बीकानेर। बीकानेर में आपको ध्यान रखना है, आपको यदि याद नहीं है तो 100% याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ के शासक कौन थे। यहाँ शासक गंगा सिंह थे।
गंगा सिंह, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। और गंगा सिंह जी जो थे मतलब अंग्रेजों के हितैषी थे, यानी कि क्रांतिकारियों के विरोधी थे। तो क्रांतिकारियों में कौन कौन आए? मगाराम वैद आ गए, चंदनमल बहड़ आ गए, रघुवर दयाल गोयल आ गए, ठीक है, ये सारे क्रांतिकारी थे। ये गंगा सिंह जी के विरोधी, गंगा सिंह जी अंग्रेजों के हितैषी। तो इनके मतलब संघर्ष चला है शासक और इनके बीच में तगड़ा वाला, ठीक है ना। यहाँ पे अब संस्थापक इसके कौन थे? मगाराम वैद थे, और सहयोगी इनके लक्ष्मण दास स्वामी थे। और ये कक्षा 7 की पुस्तक के अंदर दे रखा है स्पेशली, तो ये ध्यान रखना है इस बार नाम, ठीक है। बीकानेर में लक्ष्मण दास स्वामी, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसकी जो स्थापना हुई है इस प्रजामंडल की, वो हुई है आपके कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों करनी पड़ी? क्योंकि गंगा सिंह जी ने यहाँ पे स्थितियां ऐसी बना ली थी कि यहाँ प्रजामंडल की स्थापना नहीं की जा सकती थी, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी स्थापना कलकत्ता के अंदर की गई। 1936 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1936 में कलकत्ता में हुई है। 30 जून 1946 को यहाँ रायसिंह नगर के अंदर एक सभा हो रही थी, उसके अंदर गोलीबारी हुई और रायसिंह नगर हत्याकांड कहलाता है ये। यहाँ पे एक खुला अधिवेशन हो रहा था जिसके अंदर गोलीबारी हुई और यहाँ पे बिरबल सिंह मारा गया। बिरबल सिंह शहीद। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये बिरबल सिंह जो शहीद हुआ है 1 जुलाई 1946, तो इसीलिए इसे बिरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को 1946 को बिरबल दिवस मनाया जाएगा। पूछ लें कि बिरबल दिवस का संबंध कहां से था, तो ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित था। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, ये सारी घटनाएं जो हुई है आसपास, ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, ठीक है ना। चंदनमल बहड़, हनुमान सिंह आर्य आदि का संबंध इससे रहा है। रघुवर दयाल गोयल है, उनका भी रहा है इससे। मगाराम वैद तो है ही, ठीक है। अब देखो बीकानेर सर्व हितकारिणी सभा, यहां पे कन्हैया लाल ढूंढ, इन्होंने इसकी स्थापना की है। किसने की है? कन्हैया लाल ढूंढ ने इसकी स्थापना की है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का गठन 1913 के अंदर इसका गठन किया गया है। और बीकानेर एक दिग्दर्शन, जो एक पुस्तिका थी, गंगा सिंह जी विरोधी जो पुस्तिका थी बीकानेर एक दिग्दर्शन, वो चंदनमल बहड़ द्वारा लिखित। अब ये क्या थी? गंगा सिंह विरोधी पुस्तक। बीकानेर की थोती पोती, एक तरह के पैम्पलेट थे, एक तरह के पर्चे थे जो मगाराम वैद ने निकाले थे, ठीक है। पैम्पलेट थे जो गंगा सिंह जी विरोधी थे, ये भी, ठीक है। गंगा सिंह का मुखौटा, ऐसा करके इसका शीर्षक था, ठीक। एक चीज मैं यहां पे आप लोगों के लिए कंफर्म कर दूं, थोड़ा सा मुझे, हाँ बिल्कुल मुझे डाउट था, वो सही था। ये 1913 जो है वो इसका सन है, और बीकानेर प्रजा परिषद 1942 है, ठीक है ना। यहाँ पे यही मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो 1913 में तो ये सर्व हितकारिणी सभा है, जो अपने ऑलरेडी एक बार और पहले पढ़ा है। तो कन्हैया लाल ढूंढ और गोपाल दास स्वामी और ये सब अपने इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। ये 1913 के अंदर है और ये 1942 है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1942 के अंदर है। तो यहाँ पे हाथों हाथ ही, चलो अच्छा है संशोधन हो गया, नहीं तो बाद में टेलीग्राम पे करवाना पड़ता। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। और आपको इंग्लिश की टेस्ट सीरीज की मैं सूचना दे चुका हूं। इसके अलावा बाकी टेस्ट सीरीजें भी आप लोगों के स्कूल लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड की वगैरह चल रही है। तो टॉपिक वाइज हमेशा ध्यान रखना, पहले ही साथ साथ ज्वाइन करके साथ साथ अभ्यास किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अपने टॉपिक वाइज में कि 2-3 टॉपिक से एक बनाकर टेस्ट और फिर करवाया। हर टॉपिक का टेस्ट है अलग, और जिसमें मान लीजिए ज्यादा प्रश्न बन रहे तो हर टॉपिक को 3 भागों में, 4 भागों में डिवाइड करके भी करवाया है, ठीक है। बढ़िया अभ्यास करो और साथ साथ पढ़ते रहो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।